हिस्सा बनना चाहिए, मुझे लगता है कि महाकुंभ के द्वार उनके लिए खुलने चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए उनका। लेकिन अगर कोई उसी मध्ययुगीन बर्बर व्यवस्था के साथ जुड़ना चाहता है, उनको कृपया कुंभ की तरफ नहीं आना चाहिए। पर योगी जी, अखिलेश यादव ने कहा कि वहां की जीत जो है उस पर उन्हें संशय है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जाती है। वो कह रहे हैं इस बार वो सारी मीडिया को निमंत्रण दिया है कि अपने अपने कैमरे लेके हर एक बूथ पर आप लोग रहिए, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं तो कहूंगा ना कि करहल में भी 2022 में समाजवादी पार्टी 70,000 वोटों से जीती थी। इस बार एक आंकड़ा घट करके 13,000 आ गया है। मान के चलिए कि अगले चुनाव में वहां भी करहल में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलने वाला है। और ये मान करके चलिए कि मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में भी कमल ही खिलेगा, क्योंकि कमल के लिए हर व्यक्ति लालायित है और मुझे लगता है कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए उसमें। उधर दिल्ली चुनाव जो चल रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है और ये आरोप लगाया है कि यूपी बिहार के लोग आकर वहां पर वोटर लिस्ट में अपने नाम फर्जी तरीके से शामिल कर रहे हैं। देखिए, मतदाता सूची का निर्माण जो भी होता है वह भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में होता है, उनके नेतृत्व में होता है। दूसरा, लोकल प्रशासन तो दिल्ली सरकार के अधीन ही है, राज्य सरकार के अधीन रहता है। तो वो तो स्वयं अपने ऊपर उंगली उठवा रहे हैं। और याद रखना, जितना अधिकार दिल्ली के अंदर से अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकार दिल्ली के अंदर रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों का भी है, उत्तराखंड के नागरिकों का भी है। वे भी उतना ही अधिकार रखते हैं, क्योंकि वे लोग दिल्ली के निर्माण में, अलग विषय है, कोई बड़ा उद्यम लगाया होगा, कोई श्रमिक होगा, कोई बड़ा नौकरशाह होगा, कोई एक सामान्य कर्मचारी होगा, कोई राजनेता होगा तो कोई एक कार्यकर्ता होगा। तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार, उत्तराखंड हो या पंजाब, उनका उतना ही अधिकार है दिल्ली पर जितना से अरविंद केजरीवाल का अधिकार है। और इस बार कोविड कालखंड के दौरान जो अपमान आम आदमी पार्टी ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड और देश के अन्य नागरिकों के साथ किया था, जो व्यवहार किया था, उसको जवाब देने का अवसर भी यह चुनाव दिल्ली के अंदर बनेगा। योगी जी जाएंगे प्रचार करने के लिए? पिछली बार हाँ, बड़ी सभाएं हुई थी आपकी दिल्ली में। इस बार भी जाएंगे, इस बार भी वहां भी कमल खिलेगा। यहाँ पर लेकिन 27 की तैयारी भी उत्तर प्रदेश में हो गई। जब उपचुनाव था उसी समय 27 के सत्ताधीश घोषित किया गया था उनकी पार्टी द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा, अखिलेश यादव को। तो आप तो महाकुंभ की तैयारियों में अभी जुट गए हैं, आपका क्या महाकुंभ के पश्चात? देखिए, हमारे लिए कुंभ पहले वो रखता है, और कुंभ में 25 करोड़ के साथ साथ 140 करोड़ लोगों की आस्था का सम्मान करना ये हमारे लिए सर्वोपरि है। उनकी सुविधा का ध्यान रखना ये हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरा ये मानना है, सत्ता के प्रति हम लोग आग्रही नहीं, हाँ कार्य कर रहे हैं तो 25 करोड़ लोगों की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता रख करके हम कार्य करते हैं। हम 25 करोड़ लोगों की ध्यान रखते हैं। 25 करोड़ लोग, सत्ता में किसको आना है ये वह तय करेगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता 2027 में तय करेगी। और मान करके चलिए 2025 में भारतीय जनता पार्टी फिर से 3/4 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। कोई संदेह इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, देश भर में निमंत्रण तो भेजा जा रहा है योगी जी, दूर दूर आप बता रहे हैं, पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत, हर जगह। योगी आदित्यनाथ का निजी निमंत्रण किस किस को गया है? पूर्व मुख्यमंत्रियों को आप दे रहे होंगे उत्तर प्रदेश के। देखिए, वो तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, जितना अधिकार मेरा है उतना उनका भी अधिकार है। और सभी लोग आए, मुझे लगता है कि पवित्र होकर के जाएं तो हो सकता है यहाँ की व्यवस्था और अपने समय की व्यवस्था को भी देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छे शब्द उनके मुंह से भी फूटे।
मतलब अखिलेश यादव को निमंत्रण दे रहे हैं ना? मैं क्या करूँ, सभी लोग आ सकते, मैं कह रहा हूँ ना, जितना मेरा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है यहाँ आने का। नहीं, दिल से निमंत्रण देने से अच्छा रहेगा। देखिए, हम लोग दिल से ही निमंत्रण देते हैं, दिमाग बहुत नहीं लगाते हैं। अयोध्या के भी 1 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आपने पिछले, जब से आपने उत्तर प्रदेश को संभाला है, तब से हम देख रहे हैं काशी में जाने वालों की संख्या, अयोध्या को कहा जा रहा है कि उससे भी अधिक, कहीं अधिक होगा। एक तो जो 1 वर्ष की जो इस समय उत्सव मनाया जा रहा है 11 तारीख को, 11 कल से शुरू होगा, कल से 13 तक। तो मैं, आपने जो अपेक्षा की थी, तैयारी की थी, आप अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे? रामकाज अच्छे से हुआ अयोध्या नगरी में? देखिए, नई अयोध्या के दर्शन, जो भी अयोध्या में आ रहा है आज, वह अयोध्या में एक नई अयोध्या का दर्शन कर रहा है, और उससे त्रेता युग का स्मरण आ जा रहा है कि भगवान राम के समय में ऐसी अयोध्या रही होगी, जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। क्योंकि सामान्य श्रद्धालु तो शास्त्र को प्रमाण मान करके वही देखता है, वही अनुभव करता है। कोई सोचता था 2014 के पहले कि अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे? कोई नहीं सोचता था। और जो लोग आज बोलते हैं कि साहब राम तो हमारे भी हैं, यही लोग बोलते थे कि साहब राम तो एक मिथक हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, राम सेतु को तोड़ने का आदेश करते थे, ये वही लोग हैं। अयोध्या में 4 लेन की सड़कें हों, 6 लेन की सड़कें हों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, अयोध्या में 24 घंटे बिजली हो, और अब तो देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या जगमगा रही है। वहां जितनी भी लाइट, स्ट्रीट लाइट या घर की लाइट होती है, सब सोलर लाइट से ही चलती है, ये सारी उसी से जगमगाहट होती है। राम जी की पेड़ी इतनी भव्य हो और इतनी दिव्य हो, ये दर्शन पहले नहीं होते थे। बहुत कुछ अयोध्या में इस दौरान लोगों ने देखा है, तो स्वाभाविक रूप से इस अयोध्या, आज की अयोध्या और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या देखिए, 2016 में पूरे वर्ष में 2,35,000 श्रद्धालु अयोध्या आए थे। इस वर्ष ये संख्या 16 करोड़ पार कर रही है। अनुमान करिए, 2,35,000 में और 16 करोड़ में कोई अंतर नहीं। 16 करोड़ का मान के चलिए कि ये लोग किसी भी बहाने अयोध्या आए। मैं एवरेज मानता हूं कि उन्होंने देश के अंदर एयर टिकट किया होगा, किसी ने रेलवे का टिकट, किसी ने बस का, किसी ने टैक्सी का, किसी ने उसका किया होगा, होटल में, रेस्टोरेंट में, या फिर सरकार के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में रुके होंगे, कहीं खाया होगा, कुछ खरीदा होगा, कुछ मंदिर में चढ़ाया भी होगा। एवरेज 5,000 भी मैं मान लूं तो भी मान करके चले के अकेले अयोध्या देश के आर्थिक विकास में 80,000 करोड़ रुपए का योगदान दे रही है, अकेले एक वर्ष में। एक वर्ष में। ऐसे ही काशी का है और ऐसे ही प्रयागराज का है। जिन लोगों को बुरा लगता है कि साहब सरकार का पैसा सुविधा बढ़ाने में क्यों लगा है, सिटी डेवलपमेंट प्लान कैसे बनता है, प्रयागराज सिटी देखिए ना, कितना सिंगल लेन के अंडरपास थे, अधूरे फ्लाईओवर थे, सिंगल लेन की सड़कें थी, बेतरतीब पार्क थे। आज आप देख रहे होंगे प्रयागराज में हर मार्ग 4 लेन, 6 लेन के साथ जुड़ चुके हैं, हर फ्लाईओवर 4 लेन के जुड़ चुके हैं, हर अंडरपास 4 लेन के बन चुके हैं। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है सुविधा बनने में, और इसमें पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, तो 5,500 करोड़ खर्च हुए हैं। और पूरे कुंभ के आयोजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये जितनी व्यवस्था देख रहे हैं, इन सब में कुल 7,000 करोड़ हम खर्च करेंगे। 7,000 करोड़ रुपए में अगर ये सारी सुविधा दे करके रिटर्न में 2 लाख करोड़ रुपए के लिए एक महाकुंभ देता है, तो अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहीं के लिए है, इसी प्रयागराज के लिए। और देश की आर्थिक ग्रोथ में लाखों लोगों को रोजगार भी ये देने जा रहा है। एक दूसरा, कुछ चीजें ऐसी अस्थायी दी जा रही हैं जो पहली बार देखने को मिलेगा। एक, यहां पर अगर आप देखेंगे, इसी कॉन्क्लेव स्थल के ठीक सामने
अगर आप देखेंगे अक्षय वट कॉरिडोर 19 के पहले नहीं खुलता था, श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ये जो त्रिवेणी है जिसके नोच पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये त्रिवेणी नोच, इस त्रिवेणी नोच पर यहाँ पर ये मान्यता है माँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। लेकिन यहाँ पर केवल ये संगम ही नहीं है, माँ गंगा और यमुना तो दिखाई देती है,